तो टुडे सेगमेंट स्टार्ट विथ मेजेंसीफिलोन विच इज सेड टू बी मिड ब्रेन। क्या होती है मिड ब्रेन, किससे मिलके बनी होती है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अगेन मिड ब्रेन इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ फोर ब्रेन। मतलब यदि मैं कहूँ कि ब्रेन को यदि आप लिटरली देखते हैं तो आपको मेजर पोर्शन कौन सा दिखाई देता है, फोर ब्रेन। तो नेक्स्ट राइट डाउन, इट इज ऑल्सो कम्प्लीटली कवर्ड विद और कवर्ड बाय फोर ब्रेन, प्रॉपर वर्ड रहेगा फोर ब्रेन। इट इज ऑल्सो कवर्ड विथ फोर ब्रेन। क्लियर है यहाँ तक? नाउ इट कंसिस्ट ऑफ मेजर टू पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स बेटा? इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट्स। कितने पार्ट से मिलके बना है आपका मिड ब्रेन? टू पार्ट से। कौन कौन से पार्ट्स लिख लें फटाफट। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। ऐसे लिखवा देती हूँ ताकि कवर करना इजी रहे आपको। नंबर वन पार्ट is two optic lobes and the second one is cerebral peduncle. देख लेते हैं इनके फंक्शन को कि ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले आपने कहा कि टू ऑप्टिक लोब्स होते हैं आपके मिड ब्रेन में और सेकेंड वन इज सेरिब्रल पेडंकल। क्या होते हैं ये ऑप्टिक लोब, क्या होते हैं सेरिब्रल पेडंकल? इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर से मिलके बना है आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट? मिड पार्ट, विच इज टेक्निकली सेड टू बी मेजेंसीफिलोन। सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं बेटा, क्या है ये सेरिब्रल पेडंकल? दिस इज द लॉन्ग स्ट्रक्चर। पेडंकल का मतलब होता है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ, किससे मिलके बना है? लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स वाई इट इज सेड टू बी पेडंकल। डंडी जैसा स्ट्रक्चर होता है एंड कंपोज्ड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल। जब वर्टिकल मैनर में अरेंज होती है नर्व फाइबर तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम? लॉन्गिट्यूडिनल। जब वो ऐसे स्लिपी मोड में दिखाई देती है तो उसको हम ट्रांसवर्स टर्म यूज करते हैं। दिस इज द ट्रांसवर्स एंड दिस इज वर्टिकल। वर्टिकल के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं आप लॉन्गिट्यूडिनल। तो कंपोज्ड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल नर्व बैंड। किससे मिलके बनी है ये? लॉन्गिट्यूडिनल नर्व बैंड से। और मेन फंक्शन क्या होता है बेटा? राइट डाउन द फंक्शन ऑफ सेरिब्रल पेडंकल, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम इसको मिड ब्रेन कहते हैं और इसका मेन फंक्शन क्या है। इट कोऑर्डिनेशन बिटवीन, इट इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन, एक कोऑर्डिनेशन बना के रखती है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन, किसके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा बेटा? मिड ब्रेन, बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन। मैं बार बार कह रही हूँ कि मिड ब्रेन एक्चुअली इस्टेब्लिश करता है कोऑर्डिनेशन किसके बीच में? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में। एंड दैट लॉन्गिट्यूडिनल बैंड लाइक स्ट्रक्चर, नर्व बैंड लाइक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी सेरिब्रल पेडंकल। तो दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ मेजेंसीफिलोन जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में क्या एस्टेब्लिश करता है? कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। नाउ कम ओवर द ऑप्टिक लोब। कैसे दिखाई देते हैं ऑप्टिक लोब? ध्यान से देखें। कितने ऑप्टिक लोब लिखे तुमने? दो। तो हम यहाँ पे दो लोब बनाएंगे बेटा। देखना आप कैसे बनाने वाली हूँ मैं दो ऑप्टिक लोब्स बनाने वाली हूँ ऐसा। दिस इज द ऑप्टिक लोब, दिस इज द ऑप्टिक लोब बेटा, ध्यान से देखें। दिस इज द फर्स्ट लोब, दिस इज द सेकेंड लोब। लेकिन इस ग्रुप की वजह से देखें मैं क्या बनाने वाली हूँ। दिस इज द फर्स्ट लोब, दिस इज द नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। लेकिन इस ग्रुप की वजह से आपको कितने लोब दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4। नॉर्मली यदि आप देखें तो इसमें कितने लोब हैं? 2। लेकिन इस ग्रुप की वजह से एपेरेंट कितने लोब आपको दिखाई दे रहे हैं? दिखते कितने हैं? एपेरेंटली आपको 4 लोब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये रियल में कितने लोब्स होते हैं? 2। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी ऑप्टिक लोब। तो यू कैन राइट डाउन दिस अपर वन इज सेड टू बी सुपीरियर कॉलिक्यूली। आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, इसके लिए हम सुपीरियर कॉलिक्यूली यूज करते हैं टर्म, ये ऊपर वाले लोब्स के लिए। सॉरी, दिस वन इज अपर वन। ऊपर वाले के लिए सुपीरियर
और नीचे वाले के लिए क्या यूज़ करेंगे टर्म, इन्फीरियर कॉलिक्यूली, COLI। पर इतने डिटेल में नहीं जाएंगे बेटा। टोटल लोब कितने होते हैं, 2, लेकिन आपको दिखाई कितने देते हैं, 4, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रूव विच इज सेड टू बी लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव और यू कैन कॉल ट्रांसवर्स फीसर। दिस इज ट्रांसवर्स फीसर। फीसर का मतलब जो इसके बीच में डिवाइड करे, ट्रांसवर्स फीसर। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रांसवर्स फीसर ये आपको कितने दिखाई देते हैं, आपको कितने दिखाई देते हैं, ये 4। वैसे एक्चुअल में कितने लोब हैं, 2 लोब हैं। तो राइट डाउन द सर्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑप्टिक लोब, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि ये क्या रोल प्ले करती है। राइट डाउन ऑप्टिक लोब, you can write down optic lobe are actually 2 lobes. Optic lobes are actually 2 lobes. कितने lobes हैं बेटा, 2 lobes हैं. How many lobes? 2 lobes. But due to transverse fissure, लेकिन ट्रांसवर्स फीसर होने की वजह से ये कितने दिखाई देते हैं, फीसर, it appears to be 4 lobe. It appear to be 4 lobes. कितने lobes दिखाई दे रहे हैं, है तो एक्चुअल में 2 लोब, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ट्रांसवर्स फीसर कितने लोब दिखाई देते हैं, 4 लोब। Hence known as किस नाम से जाना जाता है इसको, ऑप्टिक क्वाड्री टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं, 4 क्वाड्रीजेमाइना। तो यू कैन राइट डाउन व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिक क्वाड्रीजेमाइना। एक्चुअल में ऑप्टिक क्वाड्रीजेमाइना किसके लिए टर्म यूज किया आपने, 2 ऑप्टिक लोब के लिए। हमारे मिड ब्रेन में 2 ऑप्टिक लोब हैं बेटा, लेकिन ट्रांसवर्स फीसर होने की वजह से आपको कितने लोब दिखाई देते हैं, 4। दैट्स व्हाट इज ऑल्सो सेड टू बी ऑप्टिक क्वाड्रीजेमाइना, लेकिन एक्चुअल में हम इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक लोब्स कहते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल। यू कैन राइट डाउन कि ये ऑप्टिक क्वाड्रीजेमाइना आपको सिर्फ किस में मिलने वाली है, मैमल्स में। तो इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, स्टार मार्क कर लें, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल, मतलब रेप्टाइल में, एव्स के ब्रेन में, मिड ब्रेन में ये पार्ट्स आपको दिखाई नहीं देंगे। क्लियर है। और इसका मेन काम क्या है, हेल्पिंग इन विजन। फंक्शन राइट डाउन, हेल्पिंग इन विजन। और ऐसा देखा गया है कि यदि ये लोब डैमेज हो जाए किसी भी वजह से तो इट लीड टू परमानेंट ब्लाइंडनेस। तो एनी माइनर डैमेज इन ऑप्टिक क्वाड्रीजेमाइना lead to permanent blindness, no treatment। मतलब आप कैसे भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आई ट्रांसप्लांट भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। यदि मिड ब्रेन का ऑप्टिक लोब डैमेज होता है तो इट लीड टू परमानेंट ब्लाइंडनेस। देयर इज़ नो, इवन मैं कहूँ तो आई ट्रांसप्लांट भी कोई ऑप्शन इसके लिए नहीं बचता, मतलब किसी भी डोनर से लेके भी आप आइस को नहीं लगा सकते। तो दिस लोब इज़ वेरी प्ले वाइटल रोल इन विजन और एनी माइनर डैमेज लीड टू परमानेंट। हालांकि इमेज कहाँ बनती है बेटा, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ सेरिब्रम में बनती है इमेज आपकी, ये आपको ध्यान रहे। लेकिन दिस लोब ऑल्सो प्ले वेरी वाइटल रोल कि जो भी स्टिमुलस जा रहा है 4 ब्रेन तक वो किसके थ्रू होता हुआ जा रहा है, 2 ऑप्टिक लोब के थ्रू। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में आपने क्या पढ़े बेटा, 2 ऑप्टिक लोब होते हैं और एक सेरिब्रल पेडंकल होता है। ऑप्टिक लोब एक्चुअल में तो 2 लोब होते हैं, लेकिन ट्रांसवर्स फीचर होने की वजह से हमें कितने लोब दिखाई देते हैं, 4। दैट्स व्हाट इज सेड टू बी ऑप्टिक क्वाड्रीजेमाइना। और सेरिब्रल पेडंकल्स क्या करते हैं, 4 ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में एस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शन, कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। नाउ कम ओवर द थर्ड important part of brain, that is hind brain. So now come over the third important part, hind brain, robencephalon. तो नेक्स्ट हेडिंग डालें रोबेंसिफेलॉन, एनसिफेलॉन, रोबेंसिफेलॉन विच इज टेक्निकली किसको कहा जाता है, हाइंड ब्रेन को।
कॉमन लैंग्वेज में हाइंड का मतलब पीछे वाला, ब्रेन का पिछला हिस्सा इज सेड टू बी हाइंड ब्रेन एंड टेक्निकली सेड टू बी रोबेंसिफेलॉन। क्लियर? कितने पार्ट से मिलके बना है आपका हैंड ब्रेन? आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, इट इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। फोर ब्रेन भी आपके 3 पार्ट से मिलके बने थे, मिड ब्रेन आपके 2 पार्ट से मिलके बने थे, एंड रोबेंसिफेलॉन आपके कितने पार्ट से मिलके बने? 3 पार्ट से। तो नेक्स्ट राइट डाउन कि कौन कौन से पार्ट्स हैं और क्या रोल वो प्ले करते होंगे, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट +1 में मेनली फंक्शन है बेटा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आने चाहिए। तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स? लिख लें, लिख लें। सेरिबेलम, पोन्स और पोन्स वेरोलाई, ये आपको पता होना चाहिए, पोन्स वेरोलाई, और सिंपली इट इज सेड टू बी पोन्स। एंड थर्ड वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा। इन तीनों पार्ट को आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1। फटाफट राइट करें बेटा ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं। तो आपके टोटल कितने पार्ट्स दिख रहे हैं आपको हाइंड ब्रेन में? मिली बेटा 3 पार्ट। पोन्स एंड सेरिबेलम इज सेड टू बी, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? इन दोनों को मिला के कहा जाता है मेटेंसिफेलॉन। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेटेंसिफेलॉन। क्लियर? और PHALON, नॉट डबल L, इट इज सिंपली PHALON, मेटेंसिफेलॉन। और मेडुला ओब्लोंगेटा के लिए आप कौन सा फेलॉन यूज़ करते थे? याद कर लें एक बार फटाफट। इट इज़ सेड टू बी माइलेंसिफेलॉन, माइलेंसिफेलॉन, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा कि आपका जो हाइंड ब्रेन है वो 3 पार्ट से मिलके बना है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। एंड हेयर सेरिबेलम एंड पोन्स आर टेक्निकली सेड टू बी मेटेंसिफेलॉन। दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया, हालांकि दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, बोथ प्ले डिफरेंट रोल। नाउ कम ओवर द सेरिबेलम। आप सेरिब्रम तो पढ़ ही चुके हैं बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम अगेन इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था? सेरिब्रम। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिबेलम। तो यू कैन राइट डाउन, इट इज़ अ सॉलिड स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड? कोई कैविटी नहीं होता बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था सेरिब्रम में कैविटी होती है, वेंट्रिकल होता है, पैरासिल नाम दिया था, याद करें आप, पैरासिल। लेकिन जो सेरिबेलम है ये कम्प्लीटली सॉलिड। सॉलिड का मतलब कुछ भरा हुआ नहीं है, इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन। तो इट इज सॉलिड इन नेचर एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट को आप क्या बोलते हैं? सेरिबेलम कहते हैं। क्लियर? एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लोब्स? इट इज कंपोज्ड ऑफ, और यू कैन कॉल हैव 3 लोब्स। कितने लोब्स होते हैं इसके अंदर? 3 लोब्स। आप एक बार अपनी बुक में डायग्राम खोल लें फटाफट सेरिबेलम का, NCERT दी आपके पास पड़ी है, तो एक बार फटाफट सेरिबेलम को देखें आप अपनी NCERT में। तो इसके अंदर कितने लोब्स बता रही हूँ बेटा मैं आपको? 3 लोब्स बता रही हूँ। देखें आप कौन कौन से लोब। 2 लोब, 2 लार्ज लोब, एक बड़ा सा लोब है, 2 लार्ज लोब्स, जिसको आपने क्या कह दिया? नॉन एज सेरिब्रल हेमिस्फीयर, नॉन एज सेरिबेलम हेमिस्फीयर। जैसे वहाँ पे सेरिब्रम हेमिस्फीयर पढ़ा था आपने, उसी तरह से मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? सेरिबेलम हेमिस्फीयर। एंड द सेकेंड वन इज 1 स्मॉल लोब, 1 स्मॉल लोब। सबके पास यदि NCERT है बेटा तो फटाफट डायग्राम खोल लें, तब वहाँ से आपको समझ में आएगा कि 1 स्मॉल एंड लॉन्ग लोब, थोड़ा सा लंबा होता है इसके कंपैरिजन में, एंड लॉन्ग लोब थोड़ा सा लंबा होता है और छोटा होता है साइज में, एक है। तो 1 स्मॉल एंड लॉन्ग लोब एंड 2 लार्ज लोब प्रेजेंट होते हैं, और नॉन एज वर्मिस। इसको किस नाम से जाना जाता है? वर्मिस। ये आपको पता होना चाहिए।
तो जो आपका सेरिबेलम पार्ट है इसको आपने क्या कहा, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन सा था बेटा, सेरिब्रम, विच इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, एंड सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। नेम में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वहाँ पे मैंने सेरिब्रम कराया था, ये सेरिबेलम है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजिंग होता है। तो मैं बता रही हूँ बेटा, सेरिबेलम आपका सॉलिड है और सेरिब्रम कैसा था आपका, होलो था, कॉम्पेरेटिवली बिगर था एज कम्पेयर टू सेरिबेलम। हाउ मेनी लोब्स प्रेजेंट इन सेरिबेलम, 3 लोब, 2 बड़े लोब होते हैं, राइट एंड लेफ्ट सेरिबेलम हेमिस्फीयर, और एक छोटा और लंबा लोब होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्मिस। आप लिखें, ये इसके बारे में बताऊंगी मैं, ये क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जो वर्मिस है इसके बारे में बता रही हूँ, वर्मिस के बारे में बता रही हूँ बेटा, लिख ले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो मेरे अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। इट्स आउटर ग्रे मैटर, इसका आउटर पार्ट किससे मिलके बना होता है, ग्रे मैटर, वेयर एज इट्स इनर पोर्शन इज वाइट मैटर, इनर वाइट मैटर। लिखें आप, मैं ये इंपॉर्टेंट करा रही हूँ। हालांकि ब्रेन अंदर से वाइट और बाहर से कैसा होता है, ग्रे, लेकिन सेरिबेलम इसका एक्सेप्शन है। सेरिबेलम इसका क्या है बेटा, एक्सेप्शन। फिर से बता देती हूँ, एक तो सेरिबेलम सॉलिड है, ऊपर से सेरिबेलम बाहर से ग्रे है और अंदर से क्या है, वाइट। हिस्टोलॉजी देखें, मैंने बार बार वाइट और ग्रे मैटर का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। आउटर ग्रे मैटर एंड इनर वाइट मैटर, इनर वाइट मैटर इज ब्रांच्ड, बाहर की तरफ ग्रे मैटर है बेटा और अंदर वाला जो वाइट मैटर है ना वो ब्रांच्ड है। डायग्राम देखें आप फटाफट, ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड लाइक अ ट्री, लाइक अ ट्री, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं उसी तरह से वाइट मैटर की ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी, नॉन एज आर्बर विटे। ये क्वेश्चन एक बार नेट में आया है, हालांकि 2015 से पहले आया है बेटा। मैं बार बार 2015 इसलिए बोलती हूँ क्योंकि 2015 से पहले जो आपका ऑल इंडिया पीएमटी होता था उसमें थोड़ा सा बड़ा डिटेल्ड सिलेबस आता था बेटा, एंड 2015 से जो आपकी नेट हो रही है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो हो रहा है रिगार्डिंग मेडिकल कॉलेजेस, उसके अंदर बेटा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आता है, कुछ भी अलग से कॉन्सेप्ट बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। पहले थोड़ा सा बियॉन्ड जाता था नेट का लेवल, ऑल इंडिया पीएमटी का लेवल, रादर देन नेट हम क्या टर्म यूज़ करते थे, पीएमटी। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि वर्मिस की जो मैं बात कर रही हूँ, बाहर वाला पोर्शन कैसा है बेटा, ग्रे, और अंदर वाला पोर्शन कैसा है, वाइट, और कैसा है, ब्रांच्ड है, ब्रांच ट्री जैसा नेटवर्क बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्बर विटे। हेयर वाइट मैटर प्रोजेक्ट आउटसाइड एंड फॉर्म ए ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आपने क्या नेम दे दिया, आर्बर विटे। तो आर्बर विटे इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्मिस और cerebellum. Clear? This is the important point. Now come over the function of cerebellum, जो आपको पता होना चाहिए। तो आपने देखा कि cerebellum लार्जेस्ट पार्ट है आपके हाइंड ब्रेन का, कितने लोब से मिलके बना है, 3 लोब से। 2 बड़े बड़े लोगों उन लोब्स को क्या नेम दे दिया आपने, सेरिबेलम हेमिस्फीयर और सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और जो छोटा और लंबा लोब था उसको क्या नाम दिया, वर्मिस। वर्मिस की जब आप अपीयरेंस देखते हैं, अपनी बुक में आप ब्रेन का डायग्राम देखें तो आपको दिखेगा बाहर वाला पोर्शन ग्रे है और अंदर वाला वाइट है, और वो सिंपल वाइट नहीं है, इट फॉर्म अ ब्रांच नेटवर्क लाइक अ ट्री, एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी आर्बर विटे। तो आर्बर विटे इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्मिस एंड वर्मिस इज द पार्ट ऑफ cerebellum. Now come over the function of cerebellum. Write down function of cerebellum जो आपको आना चाहिए, cerebellum। थोड़ा फास्ट करें बेटा क्योंकि अभी हमारा पोन्स और मेडुला भी पेंडिंग है। cerebellum क्या करता है ये, राइट डाउन, मेंटेन पोस्चर, इट मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। जैसे आप किसी हिली एरिया में चढ़ रहे हैं, आप हिली एरिया में, या कह लें कि आप बहुत हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट चल पाते हैं या थोड़ा सा बैंड हो जाते हैं। अभी आपको भी नोटिस करना कि थोड़ा सा कोई हाई एल्टीट्यूड है, आप उस पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएंगे, आप थोड़ा सा क्या कर लेंगे बेटा, क्या कर लेंगे आप, देखना आप थोड़ा सा बैंड हो जाएंगे। तो उस टाइम पे जो आपका पोस्चर और इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है वो कौन कर रहा है, सेरिबेलम। उसी तरह से जब आप दौड़ते हैं तो अभी आप कभी नोटिस करना कि आप अपने हैंड को बिल्कुल स्ट्रेट करके दौड़ पाएंगे, आपका हाथ अपने आप हिलना शुरू हो जाता है। तो जो
पोस्चर और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है ड्यूरिंग डिफरेंट वॉलेंट्री कंट्रोल, उसको कौन रेगुलेट करता है? सेरिबेलम। तो यू कैन राइट डाउन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम वाया वॉल्यूंट्री कंट्रोल ऑफ मसल्स। और आपको मैं बता दूं, जो हैवी ड्रिंकर्स होते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो वो क्यों लड़खड़ा के चलते हैं? तो जो ड्रिंक अल्कोहल है वो बैडली किसको अफेक्ट करता है? यू कैन राइट डाउन अल्कोहल बैडली डैमेज सेरिबेलम, इसीलिए वो लड़खड़ा के चलते हैं। और ऐसे उनके जो पैर हैं, आपने देखा होगा, बड़ा रैंडम उनकी वॉकिंग होती है, क्योंकि वो किस पार्ट को डैमेज करते हैं? ब्रेन के सेरिबेलम को। और सेरिबेलम ही आपके बॉडी में पोस्चर को, इक्विलिब्रियम को, मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैसी होनी है, किस तरह का पोस्चर मेंटेन करना है ताकि हम गिर ना जाएं, इसको कौन रेगुलेट करता है? सेरिबेलम। तो यदि सेरिबेलम ही डिस्टर्ब हो गया तो वो गिरते पड़ते हुए चलते हैं, बड़ा ही रैंडम सी वॉक होती है। कभी आपने नोट किया हो तो कौन सा पार्ट डिस्टर्ब होता है ड्यू टू अल्कोहल इनटेक? सेरिबेलम, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ कम ओवर द सेकेंड वन, सेकेंड फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। इट इज रिलेटेड विद फाइन एंड स्किलफुल। आप देखते हैं कुछ लोग बड़ी अच्छी सिलाई बुनाई कढ़ाई करते हैं, आर्ट क्राफ्ट करते हैं। कुछ लोग आप देखते हैं कि बड़ा छोटे से ग्रेन के ऊपर ही नेम लिख देते हैं, बड़ा ही स्किलफुल। कुछ अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, बहुत फास्ट बनाते हैं। तो रिलेटेड विद फाइन एंड स्किलफुल वॉलेंट्री मूवमेंट, बड़ा ही जो हमें सरप्राइजिंग सा लगता है कि ये ऐसा स्किल इसने कैसे सीखा, तो उसका, या सभी ऐसी चीज़ें नहीं कर पाते, इट इज़ ऑफ ड्यू टू बेटर एक्टिवेशन ऑफ सेरिबेलम। तो जो ये स्किलफुल वॉलेंट्री मूवमेंट है, फाइन एक्टिविटीज़ जो हम गेन करते हैं ड्यू टू प्रैक्टिस, तो उसमें कौन सा ये ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है? आपकी सेरिबेलम की। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फंक्शन होपफुली क्लियर हो गया होगा। नाउ कम ओवर द सेकेंड पार्ट, और यू कैन कॉल सेकेंड पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। रोबेंसिफ्लॉन का ही सेकेंड पार्ट करेंगे बेटा, पोन्स। राइट डाउन द सेकेंड पार्ट, पोन्स। फर्स्ट पार्ट कौन सा था? सेरिबेलम। Now start with the second part, which is said to be pons or pons varoli, veroli कह सकते हो, pons varoli और pons varoli। सेकेंड पार्ट क्या रोल प्ले करता है उसको हम देखेंगे। फटाफट राइट कर लें, इसको इरेज कर दूं मैं। तो पहला पार्ट आपने देखा सेरिबेलम, किसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे? हाइंड ब्रेन की। सेकेंड पार्ट क्या है बेटा? पोन्स। और थर्ड पार्ट कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेडुला ओब्लोंगेटा, जो एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है MO, मेडुला ओब्लोंगेटा। तो राइट डाउन सम सर्टेन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पोन्स। इट इज ओवल इन शेप, क्लियर बेटा? ओवल होती है शेप। क्या करता है ये? इट एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखवाने वाली हूँ, मैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। सपोज आपके लेग से कोई मैसेज गया है कि बहुत पेन हो रहा है या कुछ इस तरह की सेंसेशन आपको फील हो रही है, तो मैसेज या कोई भी आपके सोमैटिक नर्व्स जो मैसेज लेके जाती हैं, सेंसरी नर्व, उसको किसने रिसीव किया बेटा? पोन्स ने। और मैंने फोर ब्रेन में बताया था आपको थैलेमस, विच इज़ अ गेट कीपर, और रिले सेंटर, इसको मैंने रिले सेंटर भी कहा था, एंड पोन्स किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का। किसका पार्ट है बेटा? हाइंड ब्रेन। समझ लें, ये लिखे मत चाहिए। थैलेमस किसका पार्ट है बेटा? फोर ब्रेन का। और ये है बेटा सेरिब्रम, यहाँ पे सारी कोऑर्डिनेशन होती है, क्या किसने बोला, क्यों बोला, एवरीथिंग। तो पोन्स से मैसेज कहाँ जा रहा है? थैलेमस में। थैलेमस से कहाँ जा रहा है? सेरिब्रम में। और किसके अक्रॉस जा रहा है? मिड ब्रेन के अक्रॉस, मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के किस पार्ट के अक्रॉस?
सेरिब्रल पेडंकल, जो मैंने कहा था कौन मैसेज लेके जाता है, सेरिब्रल पेडंकल। कहाँ चला गया है मैसेज, देखें कहाँ चला गया मैसेज बेटा, बॉडी पार्ट से कहाँ आया, बॉडी पार्ट से कहाँ आया, पोन्स में, पोन्स से कहाँ गया, थैलेमस में, थैलेमस से कहाँ गया, सेरिब्रम में, सेरिब्रम में कोऑर्डिनेशन के बाद वापस से कहाँ आया, थैलेमस में, थैलेमस से मिड ब्रेन एंड मिड ब्रेन टू पोन्स एंड पोन्स टू बॉडी पार्ट। तो आप देख रहे हैं कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में वैसे तो एस्टेब्लिश कौन करता है कनेक्शन बेटा, मिड ब्रेन, लेकिन पोन्स हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट फोर ब्रेन से कनेक्टेड होता है या इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन, कौन रिसीव करता है सबसे पहले, पोन्स। तो जो भी फोर ब्रेन से मैसेज हाइंड ब्रेन तक जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, पोन्स के थ्रू। तो इट इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट राइट डाउन, कहाँ लोकेटेड है, सिचुएटेड कहाँ पे है ये पार्ट, तो इसको इरेज करूँगी मैं, लिखें फटाफट, सिचुएटेड बिलो द मिड ब्रेन, इट्स सिचुएटेड below the midbrain, situated below the midbrain and upper side of medulla oblongata, and upper side of medulla oblongata। ऐसा डायग्राम बनाया था बेटा हमने, याद आ रहा होगा आपको, ऐसा swollen पोर्शन बनाया था, this is pons and this is medulla oblongata, मेडुला ओब्लोंगेटा। और यहाँ पे आपका कौन सा ब्रेन था बेटा, यहाँ पे आपका कौन सा ब्रेन था, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। मैं क्या कह रही हूँ, मिड ब्रेन, दिस इज पोन्स एंड दिस इज मेडुला ओब्लोंगेटा, ऑल आर लोकेटेड एंड सेम एक्सिस, एक ही एक्सिस पे है। तो कैन यू कॉल ब्रेन स्टेम। मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रही हूँ, आप देखें, मिड ब्रेन किससे कनेक्ट है, पोन से, एंड पोन किससे कनेक्टेड है, मेडुला ओब्लोंगेटा। तो पोन की लोकेशन क्या समझ में आई, बिलो मिड ब्रेन एंड अबव मेडुला ओब्लोंगेटा एंड ऑल आर लोकेटेड इन सेम एक्सिस, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी ब्रेन स्टेम। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि क्यों इसको ब्रेन स्टेम कहा जाता है। हालांकि दीज आर द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन एंड दिस इज द अगेन सेपरेट पार्ट ऑफ ब्रेन, दैट इज मिड ब्रेन, लेकिन तीनों एक एक्सिस पे हैं, इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, ब्रेन स्टेम के नाम से। नेक्स्ट राइट डाउन, certain function of pons, varoli and pons. Write down, it contain many nuclei. Write down, it contain many nuclei, it contain, अब आप कहेंगे ये न्यूक्लियाई क्या है मैडम, न्यूक्लियाई का मतलब यहाँ न्यूक्लियस से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको समझना होगा। इट कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, ये पॉइंट आप ध्यान से समझें, मैनी न्यूक्लियाई दैट इज स्मॉल कलेक्शन, स्मॉल कलेक्शन, बीडेड एरिया दिखाई देते हैं, स्मॉल कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के स्मॉल कलेक्शन को क्या बोलते हो बेटा आप, क्या बोलते हो, न्यूक्लियाई बोलते हो। क्या बोलते हो, न्यूक्लियाई बोलते हो। किसको कंट्रोल करते हैं ये, कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, किसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन। आप देखते हो कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन क्या आपके हमेशा ठीक रहते हैं, नहीं रहते। कभी आप सैड फेस होता है, कभी बड़ा ही अच्छा सा मूड होता है, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, कईयों पे बिल्कुल ऐसा लगता है कि एंगर है, रेज है, इस तरह का जो एक्सप्रेशन आता है उसको कौन रेगुलेट करता है, पोन्स। एंड इट ऑल्सो बिहेव एज अ ब्रीदिंग सेंटर, ब्रीदिंग सेंटर, ये आप समझेंगे। आज मैं आपको चैप्टर 17 का जो लेक्चर सेंड करूँगी उसमें आप समझेंगे कि पोन्स को मैंने ब्रीदिंग सेंटर क्यों बोला, कि जब भी आपके ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ता है तो आपकी रेस्पिरेटरी रिदम घटेगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो वो बढ़ाने का काम सबसे सेंसिटिव कौन सा एरिया है, ब्रेन का, पोन्स। जैसे ही आपका ब्लड का partial pressure of CO2 increase होता है, which part of our brain activated, pons, and it starts sending signal to medulla oblongata। किसको वैसे सेंड करता है, मेडुला को, और मेडुला आपकी ब्रीदिंग रेट को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। ये रेट तब तक बढ़ी रहेगी जब तक कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 नॉर्मल लेवल पे ना आ जाए। पॉइंट क्लियर हुआ आपको, फिर से बता देती हूँ कि व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीजेज इन योर ब्लड ड्यू टू एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो सकती है,
तो आपका ब्रेन का कौन सा हिस्सा सबसे पहले एक्टिवेट होगा? पोन्स। और किसको मैसेज सेंड करेगा? मेडुला को। और मेडुला आपके ब्रीदिंग रेट को क्या कर देगी? इन्हांस कर देगी। और कब तक इन्हांस करके रखेगी? जब तक का आपका पार्शियल CO2 लेवल नॉर्मल लेवल पे ना आ जाए। क्लियर है पॉइंट आपको? दैट्स व्हाट इज सेड टू बी ब्रीदिंग सेंटर। नाउ अदर फंक्शन की बात कर रहे हैं। अदर फंक्शन क्या रोल? एक तो फेशियल एक्सप्रेशन, दूसरा फंक्शन लिखें कंट्रोल, और यू कैन कॉल कंट्रोलिंग इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस को रेगुलेट करता है along with medulla. Clear? And consist of many transverse and longitudinal nerve fiber. It consists of many transverse ऐसा लेटे हुए फाइबर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल नर्व फाइबर जो ऐसे खड़े हैं वर्टिकल मैनर में, उस नर्व फाइबर को क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल। जो लेटे हुए हैं उसको क्या बोलेंगे आप? ट्रांसवर्स नर्व फाइबर। तो पोन्स के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दिए? ओवल शेप के हैं और किससे मिलके बने हैं? बहुत सारे नर्व फाइबर से मिलके बने हैं। अभी नर्व फाइबर ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकते हैं। तो क्या करते होंगे? ट्रांसवर्स नर्व फाइबर कनेक्ट विद सेरिबेलम। सेरिबेलम अगेन इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। और लॉन्गिट्यूडिनल नर्व फाइबर कनेक्ट विद मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये आपको पता होना चाहिए कि हाइंड ब्रेन में अपने 3 पार्ट पढ़ने हैं बेटा। एक तो सेरिबेलम पढ़ चुके, दूसरा हमने पढ़ा पोन्स। तो ये जो पोन्स है ये बीच में लोकेटेड है। तो ये ट्रांसवर्स नर्व फाइबर के थ्रू तो किससे कनेक्ट है? सेरिबेलम से। और लॉन्गिट्यूडिनल नर्व फाइबर से किसके थ्रू कनेक्ट है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से। और फंक्शन क्या नजर आया बेटा? एक तो ब्रीदिंग सेंटर और दूसरा आपके फेशियल एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना। नाउ कम ओवर द थर्ड पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। तो आपने पोन्स में क्या समझा? पोन्स में आपने समझा कि एक तो पोन्स आपका फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन में एस्टेब्लिश करता है कनेक्शन बेटा। दिस इज पोन्स, थोड़ा सा ओवल पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज मेडुला। और थर्ड आपके मिड ब्रेन के एक्सिस पे लोकेटेड है, इसलिए हमने इसको ब्रेन स्टेम कहा। फिर आपने देखा कि जो बोन्स है ये मेन फंक्शन क्या एस्टेब्लिश करता है आपकी बॉडी में? फेशियल एक्सप्रेशन को और ब्रीदिंग रिदम को रेगुलेट करता है। हालांकि रेगुलेशन का काम कौन करेगी? मेडुला। लेकिन सबसे पहला एक्टिवेट कौन सा सेंटर होगा? पोन्स। तो यदि पोन्स एक्टिवेट ही ना हो तो मेडुला के पास मैसेज सेंड नहीं होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो यदि आपसे पूछा जाए कि रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, लेकिन उसको एक्टिवेट करने का काम कौन करती है? पोन्स। एंड इट इज हाईली सेंसिटिव टू, यू कैन राइट डाउन, it is highly sensitive to PCO2 लेवल, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। मतलब जैसे ही आपके ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगा, चैप्टर 17 में पढ़ रहे हैं आप कि यदि परसेंट सेचुरेशन हीमोग्लोबिन की घटती है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ रही है। यदि ये बढ़ रही है तो आपका ब्रेन का कौन सा हिस्सा एक्टिवेट होगा? पोन्स। और ये किसको मैसेज सेंड करेगा बेटा? मेडुला को कि रेस्पिरेटरी रिदम बढ़ाओ ताकि ब्लड से एक्सहेलेशन के थ्रू हमारी बॉडी से CO2 कहाँ निकले? बाहर निकले। तो अपने बॉडी में जो फिजियोलॉजी है उसको मेंटेन करने में, कोऑर्डिनेट करने में आपके ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो आपको पता होना चाहिए। नाउ कम ओवर द थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन which is said to be medulla oblongata. Write down the third important part, medulla oblongata, which is abbreviated as M.O. medulla oblongata. Clear? कैसा होता है आप लिखें। It is tubular, ये ट्यूबुलर है और ये होलो है। होलो का मतलब खाली कैविटी है, कैविटी का मतलब वेंट्रिकल है। होलो है, कैविटी है। सिलेंड्रिकल इन शेप है, डायग्राम अभी बनाया था मैंने, आपने देखा सिलेंड्रिकल इन शेप है, एंड कंटेन कैविटी, इसके अंदर कैविटी है
और इस कैविटी को क्या कहा जाता है, लिखें इसके बारे में, नोन एज फोर्थ वेंट्रिकल, नोन एज फोर्थ वेंट्रिकल, किस नाम से जाना जाता है इसको, फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल कहाँ थे बेटा, याद करें आप, सेरिब्रम में थे, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर। थर्ड वेंट्रिकल कहाँ था बेटा आपके, मिड ब्रेन में था, सॉरी डायंसिफिलॉन में था, कहाँ था, डायंसिफिलॉन में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके कहाँ रह गए, फोर ब्रेन में। आपका मिड ब्रेन भी सॉलिड था, आपका सेरिबेलम भी सॉलिड था, और पोन्स भी लिटिल बिट सॉलिड ही था, थोड़ा सा होलो होता है पर ज़्यादा होलो नहीं होता, सॉलिड ही होता है। और आपकी मेडुला कैसी है, होलो है, तो फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ लोकेटेड आपका, मेडुला में। एंड दिस फोर्थ वेंट्रिकल विच इज लोकेटेड इन मेटेंसिफिलॉन, दैट्स माइलेंसिफिलॉन, दैट्स व्हाट इज सेड टू बी माइलोसिल, माइलोसील। क्यों बोला इसको माइलोसिल, क्योंकि मेडुला इज टेक्निकली सेड टू बी माइलेंसिफिलॉन, इसीलिए जो माइलेंसिफिलॉन में कैविटी है उसको क्या नाम दे दिया, माइलोसिल। क्लियर, लिख ले, इट्स रूफ इज नॉन नर्वस, इट्स रूफ इज नॉन नर्वस, नॉन नर्वस का मतलब न्यूरॉन्स नहीं होते, नॉन नर्वस, एंड विच मेक पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्स। कल मैंने आपको कोरोइड प्लेक्स बताया था बेटा, कोरोइड प्लेक्स किससे मिलके बना है, याद करें आप, कोरोइड प्लेक्स किससे मिलके बना था, याद करें आप, आपके एपेंडाइमल एपिथेलियम से बना था, ब्लड कैपिलरी से बना था, और पायामेटर से मिलके बना था, एंड विच इज साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो यहाँ पे भी कैविटी है तो CSF तो बनाओगे, तो यहाँ पे भी कैविटी है, एंड दैट कैविटी इज माइलोसिल, और उस प्लेक्स जहाँ पे CSF बनता है उसको क्या बोल दिया आपने, पोस्टीरियर कोलॉइड प्लेक्स। एंटीरियर कोलॉइड प्लेक्स कहाँ था आपका, फोर ब्रेन में, पोस्टीरियर कोलॉइड प्लेक्स कहाँ है आपका, हाइंड ब्रेन में। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाउ कम ओवर द फंक्शन, आपको पता होना चाहिए फंक्शन, इम्पॉर्टेंट इनवॉलेंट्री फंक्शन, फंक्शन और functions regulated via them, किसकी बात कर रहे हैं हम, मेडुला की। कौन सी इनवॉलेंट्री फंक्शन बेटा, उसके बारे में लिख लें, कौन सी इनवॉलेंट्री फंक्शन, फर्स्ट वन इज कार्डिक सेंटर, कार्डिक सेंटर है तो किसको रेगुलेट करेगा, कंट्रोल हार्ट बीट। वैसे मैं आपको बताया था कि जो आपकी हार्ट बीट जनरेट होती है इटसेल्फ जनरेटेड वाया SA नोड, साइनो एट्रियल नोड, जिसको आपने पेस मेकर कहा था, याद करें चैप्टर नंबर 18, भूल गए हैं तो कुछ नहीं कर सकती मैं। SA नोड विच इज सेड टू बी पेस मेकर, तो ये कंट्रोल हार्ट बीट तो आपका हार्ट खुद जनरेट करता है, कौन करता है, SA नोड, लेकिन उस हार्ट बीट कभी बढ़ती है कभी घटती है, उसको रेगुलेट कौन करता है बेटा, कार्डिक सेंटर, एंड कार्डिक सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड वन इज रेस्पिरेटरी सेंटर, this control respiratory rate और रिदम रेट को कंट्रोल करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए। हालांकि इस रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट कौन करता है, पोन्स करता है। थर्ड, और कौन से इनवॉलेंट्री फंक्शन को रेगुलेट करता है आपकी बॉडी में, पेरिस्टालिसिस, आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है अपने आप फूड को प्रोपेल करती है बेटा आगे की आगे, इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड अनडाइजेस्टेड वेस्ट टू रेक्टम एंड रेक्टम टू एनस। ये सब आप 10th में पढ़ के आए हैं। एंड दैट इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल और GI ट्रैक्ट इज सेड टू बी पेरिस्टालिसिस। तो इस पेरिस्टालिसिस को कौन रेगुलेट कर रहा है, मेडुला। क्लियर। नेक्स्ट, इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक स्नीजिंग,
छींक आती है आपको, स्नीजिंग, उसको कौन रेगुलेट करता है? मेडुला। थर्ड वन इज़ वॉमिटिंग, कई लोग सफ़र करते हैं, आप देखते हैं कि उनको वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, या कोई ऐसी चीज़ की स्मेल आ जाए तो वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, बहुत देर हम नॉइस में रह लें तो हमें वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई लाइट एरिया में जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट एक्सपोजर हो रहा है तो हमें वॉमिटिंग होती है, पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वॉमिटिंग होती है, तो इट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। यूरिनेशन and defecation. Defecation is the release of fecal pellets or stool, or you can call undigested waste across anus. तो डेफिकेशन, ये सारी जो भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं बीइंग कंट्रोल्ड बाय मेडुला। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। आपकी बॉडी की मोस्ट ऑफ इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कौन रेगुलेट करते हैं? मेडुला। तो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको आना चाहिए, और थोड़ा सा वेंट्रिकल डिस्कस करूँगी बेटा अकॉर्डिंग टू मी, जो तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट राइट डाउन सर्टेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में आपने 3 पार्ट पढ़े, प्रोजेंसिफिलॉन, मेजेंसिफिलॉन एंड रोबेंसिफिलॉन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अकॉर्डिंग टू मी कि तुम्हें पता होने चाहिए कि ये क्या रोल प्ले करते हैं और क्या क्या है। तो आपने देखा 2-4 चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। एक तो मिड ब्रेन, बार बार मैं बोल भी चुकी हूँ पर मैं लिखवा देती हूँ। मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगेटा, ये कहाँ लोकेटेड है? situated in one axis, एक एक्सिस पे हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है? कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम, कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम। ये आपको पता होना चाहिए। नाउ द सेकेंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जब हिस्टोलॉजी ऑफ ब्रेन देखते हैं तो अंदर आपको वाइट और बाहर कैसा दिखता है? ग्रे। एक्सेप्ट विच पार्ट? पोन्स एंड मेडुला, पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगेटा, ये अंदर से ग्रे होते हैं, ग्रे फ्रॉम इनसाइड एंड वाइट फ्रॉम आउटसाइड। ये आपको पता होना चाहिए। रेस्ट पार्ट आपके कैसे हैं? अंदर से वाइट और बाहर से ग्रे। किसकी बात कर रही हूँ मैं? ह्यूमन ब्रेन की। अब थोड़ा सा और पता होना चाहिए आपको, कैविटी से रिलेटेड एक बात पता होनी चाहिए, फिर हम कैविटी के साथ आज का सेगमेंट ख़त्म करेंगे। एक्सेप्ट मिड ब्रेन, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखें बेटा। एक्सेप्ट मिड ब्रेन, cerebellum which is part of hind brain, pons again the part of hind brain, and olfactory lobes which is the part of forebrain, olfactory lobes, कल पढ़ाया था मैंने olfactory lobes। कंप्लीट ब्रेन इज होलो, एक्सेप्ट कह रही हूँ बेटा, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, और रेस्ट पार्ट कैसा है आपका? होलो। कंप्लीट ब्रेन इज होलो, खाली है दिमाग, सच में खाली है, पढ़ते लिखते हो नहीं तो होलो ही रहेगा। होलो ही है बेटा, पढ़ो लिखो तो भी होलो ही है। और किससे भरा हुआ है? CSF से। इट्स कैविटी इज लाइंड बाय, ये मैं इसीलिए स्पेशल नोट लिखवाती हूँ बेटा, ताकि इन चीज़ों पे आप फोकस करें। ये एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान कर देते हैं बच्चों को। एपेंडाइमल एपिथीलियम, इट इज़ लाइंड का मतलब इंटरनली इस कैविटी में, जैसे मैं कहूँ कि ये कैविटी है, खाली जगह है, तो अंदर की तरफ जो एपिथीलियल सेल है उसको क्या नाम दे दिया आपने? एपेंडाइमल एपिथीलियम। एपेंडाइमल एपिथीलियम, कैसे एपिथीलियम होते हैं ये? कैसे एपिथीलियम होते हैं? यू कैन राइट डाउन। सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथीलियम, सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथीलियम। थोड़ा सा बता ही देती हूँ मैं इसके बारे में आपको।
ये है कैविटी बेटा, ठीक है। सपोज दिस इज पैरासिल, तो यहाँ पे कैसे एपिथेलियम दिखाई देंगे, कॉल्यूमिनर। कॉल्यूमिनर का मतलब होता है रॉड शेप और सिलेंड्रिकल शेप, ऐसे ऐसे होंगे, सिलेंड्रिकल शेप में होंगे अंदर की तरफ, कैविटी में अंदर की तरफ ऐसे होंगे और सिलिएटेड होंगे। सिलिया समझते हो, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पैरामीशियम में पढ़ा होगा सिलिया आपने। इस तरह के एपिथेलियम होते हैं और ऐसे एपिथेलियम को क्या नाम दे दिया आपने, एपेंडाइमल एपिथेलियम, विच इज साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CSF, जहाँ पे CSF की फॉर्मेशन होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो डायरेक्ट आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब एक बार फटाफट मैं टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा, LS ऑफ ब्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ब्रेन जब आप काटते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, LS समझते हो आप, जैसे ब्रेन है, ऐसे काटा तो ट्रांसवर्स सेक्शन, ऐसे काटा तो कौन सा सेक्शन, सपोज दिस इज ब्रेन, तो ऐसा वर्टिकली आप उसको बीच में से काटते हो तो उसको LS बोलते हैं। तो देख लेते हैं हम एक डायग्राम जिसके थ्रू मेरा मेन मोटिव है आपको क्या समझाना, वेंट्रिकल के बारे में समझाना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें LS ऑफ ब्रेन, और इसके साथ मैं आज का सेगमेंट ओवर करूँगी। कल मैं कोई लाइव सेशन नहीं लूँगी बेटा, अब हम अपना लाइव सेशन और यू कैन कॉल ऑफलाइन क्लास स्कूल में ही स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ सभी बच्चे प्रेजेंट रहें स्कूल में, क्योंकि ना तो मैं कोई लाइव क्लास लेने वाली, पहले ही बता देती हूँ, आई एम कम्प्लीटली फेड अप विथ लाइव क्लासेस, और आप ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ प्रेजेंट रहेंगे आप अपनी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को, और वहीं से मैं कंटिन्यू करूँगी अपने चैप्टर स्पाइनल कॉर्ड को। तो नेक्स्ट, ड्रॉ विथ LS ऑफ ब्रेन, इसको इरेज कर रही हूँ बेटा, तो थोड़ा सा लंबा सा डायग्राम बनेगा, फटाफट अपनी पेंसिल ले लें। तो हम बात कर रहे थे LS ऑफ ब्रेन की, कि कैसा दिखाई देता है आपका ब्रेन। ये मैं बना रही हूँ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बना रही हूँ। LS ऑफ ब्रेन काटोगे तो कैसा दिखता है, देखें आप। आपको पता है आपका ये ब्रेन जो है गायरी सल्काई पढ़ा था हमने, लेकिन वहाँ ये मैं समझा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि अंदर से आप ब्रेन को देखेंगे तो आपने देखा कि अपना ब्रेन का मोस्ट ऑफ पार्ट कैसा है बेटा, होलो है। कैसा है, होलो है, होलो है, होलो मतलब खाली है। क्लियर है बेटा। ये देखिए मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, ऐसा बना दिया मैंने, ऐसा बना दिया। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बना देती हूँ, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा मैं बहुत नैरो बना देती हूँ, ऐसे देखते जाएं और बनाते जाएं। फिर नेमिंग करूँगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सभी बच्चे पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे बेटा, ये चीज़ ध्यान रहे आपको। ये मैं थोड़ा रोम्बस शेप बना रही हूँ। रोम्बस आप लोगों ने बनाया है मैथ्स में, रोम्बस शेप। दिस इज द कैविटी ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, माइलोसील, माइलोसील। देखें ये मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट वेंट्रिकल, दिस इज द सेकेंड वेंट्रिकल, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल, दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल एंड दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटी है दैट इज न्यूरोसिल, नेक्स्ट वन। तो टोटल कितने वेंट्रिकल आपको ब्रेन में दिख रहे हैं? यदि आ जाए तो आप डेफिनेटली लिखने वाले हैं 4 वेंट्रिकल्स, 4 वेंट्रिकल्स इन ह्यूमन ब्रेन। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहती थी। होपफुली आपने समझ भी लिया होगा कि आपका ब्रेन का कौन सा हिस्सा सॉलिड है और कौन सा होलो है। लिखें आप, ये मैंने डायग्राम की नेमिंग कर देती हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। दीज आर सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये आपको आना चाहिए। सेकेंड पार्ट देख लें आप बेटा। इस कैविटी को मैंने क्या नाम दिया था? आप इस कैविटी का नाम मैं ग्रीन पेन से लिखूंगी, पैरासील, पैरासील। हाउ मेनी पैरासील इज प्रेजेंट? फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 in number. These are 2 in number, 1 in left hemisphere,
अनदर इन राइट हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड वेंट्रिकल ये कौन सा है बेटा, ये ब्रेन का कौन सा पार्ट है, डायेंसिफिलॉन। ये कौन सा पार्ट है, डायेंसिफिलॉन, विच इज अगेन द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। किसका पार्ट है ये, फोर ब्रेन का। एंड द कैविटी और द होलो स्पेस लोकेटेड इन डायेंसिफिलॉन इज डायोसिल, डायोसिल। दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल, दिस इज 1 in number। फोर्थ वेंट्रिकल ये कौन सा पार्ट दिख रहा है आपको बेटा, ऊपर वाला, दिस इज द पोन्स एंड दिस इज द मेडुला। पोन्स का थोड़ा सा पार्ट, पोन्स अटमोस्ट सॉलिड होता है, मेडुला ओब्लोगेटा। और इसकी कैविटी को क्या नाम दे दिया मैंने, इसकी कैविटी को क्या नाम दे दिया बेटा, माइलोसिल, माइलोसिल। एंड कुछ बुक में इसका नाम मेटासिल लिखा हुआ है, मेटासिल। मेटेंसिफिलोन किसको बोला था आपने, पोन में। पोन का भी कुछ पार्ट कैविटी होलो है तो उसको हमने मेटासिल कह दिया। मेडुला का मेजर होलो है, दैट्स वाई इसको हमने माइलोसिल कह दिया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मेटासिल माइलोसिल इज सेम। माइलोसिल इज द होलो कैविटी लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड मेटासिल इज द होलो कैविटी लोकेटेड इन पोन्स। लेकिन पोन्स का मेजर पोर्शन कैसा होता है, सॉलिड, दैट्स वाई वी गो थ्रू माइलोसिल। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, अगेन 1 in number। तो हाउ मेनी वेंट्रिकल्स प्रेजेंट इन योर ब्रेन, 4 वेंट्रिकल। अब आप देख रहे हैं कि ये आपस में कनेक्टेड हैं बेटा, ये आपस में तुम्हें क्या दिख रहे हैं, कनेक्टेड दिख रहे हैं। किसके थ्रू कनेक्ट दिख रहे हैं, डक्ट के थ्रू। तो कौन कौन से डक्ट आप देख लो, फर्स्ट और सेकंड भी एक साथ मिल रहे हैं, आके मिल रहे हैं। ये वाला खाली जगह जो दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ ताकि मेरी नेमिंग में किसी भी तरह की कंफ्यूजन आपको ना दिखे। देखें, फटाफट लेक्चर ओवर करेंगे बेटा, आपकी भी नेक्स्ट क्लास होगी। देख लेते हैं हम। फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल आके खुल रही है बेटा एक जगह पे, एंड दैट इज सेड टू बी फोरामेन ऑफ मोनरो। फोरामेन का मतलब है खाली जगह, ऑफ मोनरो। फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल किस में खुल रहे हैं, थर्ड वेंट्रिकल में। किसके थ्रू खुल रहे हैं, फोरामेन ऑफ मोनरो। सपोज ये ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, ये CSF आ पाएगा यहाँ पे, नहीं। तो धीरे धीरे सेरिब्रल के अंदर फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तो हेड साइज क्या होता जाएगा, इनलार्ज, विच इज सेड टू बी हाइड्रोसिफेलस कंडीशन। आगे पढ़ाऊंगी मैं। फिर आप देखें, थर्ड वेंट्रिकल किस में खुल रहा है बेटा, फोर्थ वेंट्रिकल में, एंड दैट इज सेड टू बी, इस डक्ट को क्या नाम दिया, डक्ट देखें, मैं इस डक्ट को क्या नाम दे रही हूँ, देखें, सेरिब्रल एक्वीडक्ट which conduct CSF from third ventricle to fourth ventricle. Cerebral aqueduct or aqueduct of Sylvanus और आइटर, किसी भी नाम से जानते हैं। फोरामेन ऑफ मोनरो फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल से फ्लूइड को कहाँ कंडक्ट करा रहा है, थर्ड में। थर्ड से फ्लूइड कहाँ जा रहा है बेटा, फोर्थ में। और किस डक्ट से होता हुआ जा रहा है, सेरिब्रल एक्वीडक्ट, विच इज ऑल्सो सेड टू बी एक्वीडक्ट ऑफ सिल्विनस और एक्वीडक्ट ऑफ आइटर। कोई भी टर्म आ जाए तो ये आपको पता होना चाहिए, एंड दिस इज द LS ऑफ ब्रेन। ये किसका डायग्राम बनाया मैंने, LS ऑफ ब्रेन, जिसमें, और ये बहुत ही नैरो डक्ट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका मेन फंक्शन क्या है, CSF को कैरी करना। तो फटाफट थोड़ा सा देख लें, व्हाट इज द पाथवे ऑफ CSF सर्कुलेशन। CSF फटाफट ड्रॉ करें बेटा। उससे पहले मैं एक चीज़ लिखवा देती हूँ, हाइड्रोसिफेलस क्या है, हाइड्रोसिफेलस। आज सभी बच्चे गूगल करके ये टर्म देखेंगे, इमेजेस देखेंगे, तब आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आएगी। हाइड्रोसिफेलस, ये टर्म आप गूगल करना बेटा। अराइज ड्यू टू, क्योंकि जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ आइटर। आइटर किसको बोला, वो डक्ट जो थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ब्लॉकेज ऑफ आइटर result in blockage of CSF
सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। इसकी वजह से क्या होगा, देयरफॉर क्या होने वाला है, इंट्राक्रेनियल, इंट्रा का मतलब विद इन, क्रेनियल का मतलब ब्रेन, ब्रेन के अंदर फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता जा रहा है क्योंकि अमाउंट बढ़ रहा है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीजेस। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा। जब यहाँ पे जो CSF है वो आगे पास ही नहीं हो रहा, वापस से सेंट्रल सर्कुलेशन में जा ही नहीं रहा, यहाँ पे फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तो प्रेशर भी क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा। विद इन अ ब्रेन प्रेशर बढ़ रहा है, दैट्स वाई यूज्ड टर्म इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीजेस, हेड बिकम एनलार्ज्ड, हेड बिकम एनलार्ज्ड, हेड का साइज क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसको आप जाके गूगल करेंगे और सभी बच्चे इमेजेस देखेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। एंड द लास्ट वन इज CSF सर्कुलेशन, और इसके साथ आज का सेगमेंट मैं ओवर करने वाली हूँ। फटाफट इरेज करूँगी बेटा। CSF सर्कुलेशन, कि आपका CSF कहाँ से कहाँ मूव करता है ब्रेन में, और यदि किसी भी डक्ट में ब्लॉकेज होती है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो टोटल कितने वेंट्रिकल्स पढ़े आपने, 4 वेंट्रिकल पढ़े, 2 पैरासिल पढ़ा, 1 मेटासिल पढ़ा, 1 माइलोसिल पढ़ा। समटाइम माइलोसिल इज सेड टू बी मेटासिल, कुछ बुक्स में लिखा है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि पोन्स का मेजर पोर्शन आपका सॉलिड होता है, मेडुला का पोर्शन होलो होता है बेटा इनसाइड। लास्ट वन CSF सर्कुलेशन, CSF सर्कुलेशन, CSF सर्कुलेशन, राइट डाउन। फटाफट देखें कैसे। CSF बना कहाँ था बेटा, CSF बना कहाँ था, कोरॉइड प्लेक्स, कोरॉइड प्लेक्स। और कोरॉइड प्लेक्स क्या है, मैं बार बार आपको लिखा चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखवाने वाली। कोरॉइड प्लेक्स पायामीटर विच इज मर्ज्ड इन वेंट्रिकल प्लस ब्लड कैपिलरी प्लस एपेंडाइमल एपिथेलियम। इट इज द फॉर्मेशन साइट ऑफ CSF बाय सिक्रीशन ऑफ प्लाज्मा। यू कैन राइट डाउन फॉर्मेशन साइट ऑफ CSF, फॉर्मेशन साइट ऑफ CSF, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं बता भी चुकी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ये कहाँ गया बेटा, ये सबसे पहले किस कैविटी में बन के आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल। कहाँ आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल। ये पॉइंट आपको समझना होगा कि ये फ्लूइड कहाँ से कहाँ मूव करता है, जिसको आपने क्या नाम दिया, पैरासिल, पैरासिल। फर्दर ये किस में ओपन हो रहा है बेटा, फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो वो डक्ट है जो इसको किस में ओपन कर देता है, थर्ड में। ये किस में ओपन हो गया, नाउ इट ओपन इनटू थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल का क्या नाम था, रिकॉल करें, थर्ड वेंट्रिकल का नेम था डायोसिल, बिकॉज दिस इज कैविटी विच इज लोकेटेड इन योर डायंसीफिलॉन विच इज अगेन द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। अभी तक हम किसको देख रहे हैं, फोर ब्रेन को देख रहे हैं। फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ है बेटा, देखें आप, फोर्थ वेंट्रिकल आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में है, देखें आप। अब ये किससे ओपन हो गया, फोरामेन ऑफ किससे ओपन हो गया, देखें आप, इसको मैंने फोरामेन ऑफ लश्का भी बताया था, और देख लें आप किस में ओपन हो रही है। ये थर्ड जो है आपका मिडवेन से होता हुआ, मिड ब्रेन से होता हुआ, जो डक्ट ऑफ सिल्विनस बताया था, एक्वीडक्ट ऑफ सिल्विनस। या सिंपली आप देख लें, यहाँ पे मैं इसकी पाथवे बता रही हूँ। फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल टू फोरामेन ऑफ मोनरो, देन थर्ड वेंट्रिकल, देन फोरामेन ऑफ लश्का। इसके बारे में मैं अभी बताती हूँ आपको क्या लिखवाने वाली हूँ, लश्का एंड फोरामेन ऑफ मैग्नीडी, फोरामेन ऑफ मैग्नीडी। थोड़ा सा डेविएट हो रहा है अपने सिलेबस से, एक्स्ट्रा हो गया है, लेकिन फिर ये किस में ओपन हो रहा है बेटा, सब अरेकेनॉइड स्पेस में, सब अरेकेनॉइड स्पेस। आपको मैंने बताया था CSF कहाँ होता है आपके, सब अरेकेनॉइड। अभी तक ब्रेन के अंदर था, अब ब्रेन के कहाँ जा चुका है, बाहर मिनाइंगस में जा चुका है। फिर कहाँ जाएगा बेटा, अरेकेनॉइड विलाई, अरेकेनॉइड विलाई से कहाँ जाएगा बेटा, क्रेनियल वीनस साइनस, क्रेनियल वीनस साइनस। और जो भी वेस्ट ब्रेन से लेके आया है उसको कहाँ सेंड बैक कर देगा, ब्लड सर्कुलेशन।
इस तरह से CSF सर्कुलेट करता है आपके ब्रेन में न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और एलिमिनेट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को, ताकि ब्रेन हेल्दी रहे। कोरॉइड प्लेक्स होपफुली क्लियर होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल ओपन इनटू फोरामेन ऑफ मोनरो, देन थर्ड वेंट्रिकल डायोसिल। दिस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन को न्यूट्रिएंट सप्लाई हो गया, ऑक्सीजन। फोरामेन ऑफ लश्का एंड फोरामेन ऑफ मैग्नीडी, ये आपके सेरिब्रम में लोकेटेड हैं, जो सारे फ्लूइड को जो भी CSF है, जो वेस्ट को इकट्ठा कर चुका है, उसको कहाँ सैंडबैग करते हैं? सब अरेकिनॉइड स्पेस में। सब अरेकिनॉइड स्पेस में से मैंने कुछ विलाई बताई थी बेटा आपको, अरेकिनॉइड विलाई विच ओपन इनटू क्रेनियल वीनस साइनस, और अल्टीमेट कहाँ चला गया? ब्लड सर्कुलेशन। तो इस तरह से ये CSF सर्कुलेट करता है, ये CSF सर्कुलेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और लिख लें यहाँ पे आप, कि जो फोर्थ वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल तक मैं करा चुकी, फोर्थ वेंट्रिकल जिसको आपने क्या नाम दिया? मेटासिल और माइलोसिल, माइलोसिल और मेटासिल। कंटिन्यूज इन द कैविटी, कंटिन्यूज इन द कैविटी, in the cavity of spinal cord called न्यूरोसिल और सेंट्रल कैविटी। क्लियर बेटा? तो यहाँ तक हमने वेंट्रिकल का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड द वेंट्रिकल एंड द CSF सर्कुलेशन।